हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखो, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, पीपल एंड एनवायरनमेंट पढ़ेंगे आज। क्या? पीपल एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे पीपल एंड एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्वेश्चन सही कर पाएँ, ठीक है। और देखो, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जो शाम को 6 बजे वाली क्लास थी, 6:30 बजे वाली क्लास, मैं इसी वजह से नहीं ले पाया। अचानक थोड़ा सिर में दर्द सा होने लग गया था, ठीक है। तो मैंने लाइव स्ट्रीम को बंद किया था वहाँ पर, अदरवाइज़ मैंने लाइव स्ट्रीम पर लगा दिया था और फिक्स 10 मिनट पहले बंद किया था, क्योंकि मैं लंबे टाइम तक नहीं चला पाता था क्लास। तो ये हमारी क्लास है जो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ये ध्यान में रखना है आपको। देखो, ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता है, ध्यान रखें, मेरी क्लास रेगुलर चलेंगी, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, ठीक है। क्लास रेगुलर चलेगी मेरी। देखो, ओलिगोट्रॉफिक झीलों में क्या होता है, ओलिगोट्रॉफिक झीलों की सबसे मेन बात क्या होती है, इनमें पोषकों का अभाव रहता है, ठीक है। क्या होता है, पोषकों का अभाव रहता है। देखो यहाँ पर देखो आप, दुनिया के झीलों के आकार, साइज और गुणों में भरपूर विविधता पाई जाती है। इस बात को छोड़ो, हम डायरेक्टली यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो देखो, यहाँ पर 3 बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहला अल्प पोषित, जिसको ओलिगोट्रॉफिक बोलते हैं, कम पोषक तत्वों वाली झीलें। अति पोषित, जिसको यूट्रॉफिक बोलते हैं, भरपूर पोषक तत्वों वाली झीलें। और एक होती है मध्य पोषित, जिसको मेस्टॉफिक बोलते हैं, बीच के पोषक तत्वों वाली झीलें। तो ठीक है, ये तीनों के तीनों ध्यान में रखना है, ओलिगोट्रॉफिक, यूरोट्रॉफिक और मेस्टोट्रॉफिक, ठीक है। इन तीनों का अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। यहाँ पर पढ़ते हैं, अल्पपोषित या ओलिगोट्रॉफिक झील गहरी होती हैं और पोषण स्तर निम्नतम होता है। उनका पृष्ठ से आयतन अनुपात कम होता है, ठीक है। और इन झीलों में पोषक विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ कम होता है। जो ओलिगोट्रॉफिक झील होती है, जिसमें जो पोषक तत्व है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और कार्बनिक पदार्थ, ये तीनों के तीनों कम होते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश। तो ध्यान देना, जब तापमान में वृद्धि होती है तो विघटित ऑक्सीजन का जो अंश होता है वो क्या होता है, घटता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन की मात्रा या अंश घटता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापमान वृद्धि से जल के ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता में कमी हो जाती है। क्योंकि तापमान में वृद्धि से क्या होता है, जब तापमान में वृद्धि होती है तो उससे क्या होता है, जल के ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता में कमी हो जाती है। तापमान में वृद्धि होने के कारण जल में बीओडी की मांग भी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो जल में बीओडी की मांग बढ़ जाती है। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो जल में ऑक्सीजन मांग की मात्रा को प्रदर्शित करती है। रियो+20 सम्मेलन का एक मुख्य परिणाम किसके समुच्चय का विकास करना है। तो यहाँ पर इसका मुख्य है समर्थनीय विकास लक्ष्य। क्या है, समर्थनीय विकास लक्ष्य। हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा डिटेल से, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर देखो, रियो+20 सम्मेलन एक मुख्य समर्थनीय विकास लक्ष्य या सतत विकास लक्ष्य का विकास करना था। जो रियो+20 सम्मेलन है उसका मुख्य परिणाम क्या था, समर्थनीय विकास लक्ष्य या सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। और सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन जून 2012 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में किया गया था। यह भी ध्यान में रखना कि जो सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन जून 2012 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में किया गया था, ठीक है। इस सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी में आयोजित अर्थ सीकर सम्मेलन के 20 वर्षों के बाद किया गया था। जो रियो+20 सम्मेलन था, इसका आयोजन कब किया गया था,
शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष के बाद किया गया था। ठीक है, इसी कारण इसे रियो प्लस 20 भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस उपयोग योग्य कंपोस्ट निर्माण की अवधि 3 से 6 माह की होती है? वर्मी कंपोस्टिंग, अर्ध स्वचालित वर्ज्य संपीड़ित, पिट कंपोस्टिंग, स्वचालित वर्ज्य संपीड़ित। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? देखो क्वेश्चन बहुत शानदार है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा भाई। यहाँ पर सही आंसर होगा पिट कंपोस्टिंग। क्या होगा? पिट कंपोस्टिंग। देखो, पिट कंपोस्टिंग या गड्ढा कंपोस्ट विधि से बनाए गए कंपोस्ट खाद 3 से 6 माह में उपयोग योग्य हो जाती है। ध्यान में रखना, जो पिट कंपोस्टिंग या गड्ढा कंपोस्ट विधि से बनाई हुई जो कंपोस्ट खाद होती है वो 3 से 6 माह में उपयोग योग्य हो जाती है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के लिए समय सीमा थी। तो ध्यान रखना, जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य थे जिसको हम क्या बोलते हैं? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो इनके विकास की जो इनके लक्ष्यों की समय सीमा थी वो क्या थी? 2000 से 2015 थी। ठीक है, और MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लिए समय सीमा 2000 से 2015 के मध्य थी। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम पढ़ते हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के अंतर्गत 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण के रूप में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समयबद्ध लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित है। ठीक है, अब ये टोटल 8 लक्ष्य हैं, इनको आप ध्यान से रखना। देखो, इनमें एक बार क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा हुआ है कि इनमें चौथा लक्ष्य कौन सा था, तो इनका आप क्रम भी याद कर लेना एक बार थोड़ा सा। इसमें सीरियल भी पूछ लेता है कि चौथे क्रम का कौन सा है, पाँचवें क्रम का कौन सा है। पहले क्रम का कौन सा था? अत्यधिक गरीबी, भूख के उन्मूलन के लिए। दूसरा था सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तीसरा था लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। चौथा था बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए। पांचवा था मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए। छठा था HIV या एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों का मुकाबला करने के लिए। सातवां था पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए। आठवां था विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करने के लिए। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा क्रम से भी याद करने की कोशिश करना और सभी के सभी अच्छे तरीके से तैयारी करो। अब की बार JRF निकाल दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि चैनल पर नए हो तो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अति निर्धनता और भूखमरी का उन्मूलन, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग और उत्पादन, बाल मृत्यु दर को कम करना। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा। मैं बताता हूँ भाई लोगों, यहाँ पर आपको मिलान करना है। ये टोटल 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आज थोड़ी ज़्यादा तबीयत सी, ऐसे सिर में दर्द सा हो रहा है, इसीलिए मैं बार बार टाइम देख रहा हूँ आज। तो यहाँ पर ABD होगा। ठीक है, तो ABD में कौन कौन सा है? A, B और D, ये 3 है जो विकास में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में, ये वाला नहीं है। अभी मैंने समझाया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में कौन कौन से आते हैं, ये 8 थे। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा नाभिकीय आपदा की श्रेणी में आती है? फुकुशिमा आपदा, चेरनोबिल आपदा, 3 माइल आइसलैंड घटना, दी लव कैनाल डिजास्टर। बताओ, नाभिकीय आपदा की श्रेणी में कौन सी है? बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है वो। यहाँ देखो भाई, नाभिकीय आपदा की श्रेणी में निम्नलिखित आपदाएं आती हैं, जैसे फुकुशिमा आपदा है, फुकुशिया आपदा है, चेरनोबिल आपदा है, 3 माइल आइसलैंड घटना है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, फुकुशिया आपदा जापान के फुकुशिया परमाणु संयंत्र से फैलने वाली एक नाभिकीय आपदा है।
चेरनोबिल आपदा 1986 में यूक्रेनी शहर चेरनोबिल के परमाणु संयंत्र से सबसे बड़ी नाभिकीय आपदा है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हमारा टाइम हो जाएगा 10 मिनट का। पेरिस समझौते का उद्देश्य इस शताब्दी में तापमान को पूर्व औद्योगिकरण स्तर से कितना डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करना है? तो यहाँ पर है 2 डिग्री सेल्सियस। लास्ट क्वेश्चन मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ। निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? तो ध्यान रखो, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसमें शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया था। थोड़ा यहाँ से पढ़ लो भाई। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति से था। जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी उसका मूल उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति से था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो इसको भी देख लो, लास्ट क्वेश्चन। अब इसके अलावा मेरा कैपेसिटी मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आपको आज। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन शिखर सम्मेलन का संधारणीय विकास संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCSD के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर आएगा भाई साहब Rio+20 सम्मेलन 2012। ठीक है, तो सॉरी गाइस, आज की क्लास में इतनी ले पाऊँगा। बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है आज, तबीयत ज़्यादा ही वीक है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। सीरियस होकर तैयारी करो। थैंक्स देखने के लिए, बाय।